प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक वर्ष यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। अर्थात आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही कमेंट और लाइक शेयर भी वीडियो को ज़रूर करें। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो हम व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल या सरल शब्दों में कहें तो हम व्हीटस्टोन सेतु से तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास एक चालक है, ये चालक तार है, इसका प्रतिरोध R है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु का जो नियम दिया गया था ये सन 1842 अर्थात 1842 में दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इसकी सहायता से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु या इस प्रकार की व्यवस्था में हम 4 प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, 4 प्रतिरोध का यूज करते हैं, जिसमें से हमें 3 प्रतिरोध दिए हुए रहते हैं जिनका मान हमको ज्ञात रहता है। और व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ मान सकते हैं कि हमारे पास ये 4 प्रतिरोध है। ये हमने यहाँ पर सिंपल से 4 प्रतिरोध बना है। यदि हमारे पास 3 प्रतिरोध यानी कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध के मान ज्ञात है तो हम व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से R4 प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे पास 3 प्रतिरोध के मान ज्ञात है तो हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इन प्रतिरोध की जो व्यवस्था होती है वो चतुर्भुज के आकार की होती है। और चतुर्भुज क्या होता है हम सब जानते हैं, देखा भी है, पढ़ा भी है। जिसमें 4 भुजा होती है वो चतुर्भुज कहलाता है। मान लेते हैं सिंपल हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया है। तो हम व्हीटस्टोन सेतु में कुछ इस प्रकार के प्रतिरोध बनाते हैं, है ना। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था। तो ये है हमारे पास एक 4 भुजाओं की एक बंद आकृति। अब हम इन चारों प्रतिरोध को इस चतुर्भुज की आकृति पर बना लेते। जैसे कि R1 हमने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर हमने R2 ले लिया है और चौथा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध R3 यहाँ ले लिया है। और जिस चौथे प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना रहता है ये R4 को हमने यहाँ ले लिया। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो व्हीटस्टोन सेतु में होती है, या इस व्यवस्था को ही हम व्हीटस्टोन की व्यवस्था कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका जो आंसर है वो कि सन 1842 में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध की व्यवस्था की, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है।
इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये सन 1842 में व्हीटस्टोन ने क्या किया था, 4 प्रतिरोध की व्यवस्था की थी, जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो अब बात करते हम सिद्धांत की, और इसके जस्ट बाद आपको ये चित्र भी बनाना है आपको, जो व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र है। तो हम यहाँ पहले चित्र को समझेंगे कि इस चित्र के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर ये बैटरी है, धन सिरा और ऋण सिरा, जिसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, और एक कुंजी है K1 और एक और कुंजी का उपयोग किया हमने K2 का। तो यहाँ पर K1 और K2 दो कुंजी है, और G एक गैल्वेनोमीटर है, या हम इसको हिंदी में धारामापी भी कहते हैं। तो G क्या, धारामापी या गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें P, Q, R, S 4 प्रतिरोध है। हमने पहले ही बात की थी कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध की व्यवस्था की जाती है। तो P, Q, R, S इसमें 4 प्रतिरोध है, और A, B, C, D ये मिलकर, चारों मिलकर A, B, C, D मिलकर एक बंद परिपथ का निर्माण कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही यहाँ से धारा कुंजी को दबाते हैं हम, तो बैटरी से धारा आई प्रवाहित होगी, और जैसी धारा, अब देखिए धारा बहती हुई नोड ए पर पहुंचेगी। ठीक है, धारा सबसे पहले कहाँ है, नोड 8। अब नोड 8 से यहाँ पर 2 चालक जा रहे हैं, एक चालक तार एक चालक तार ये और एक चालक तार ये। तो जो धारा I जो जा रही है यहाँ से 2 भागों में विभाजित होगी, I1 और I2, यानी कि इस पथ पर I1 धारा बहेगी और इस पथ पर I2 धारा बहेगी। तो पहले इस पथ की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से धारा I से I1 हो जाती है और इधर I2 आगे बहती हुई इस प्रतिरोध P में बहेगी। यहाँ से जाने के बाद धारा B नोड पर पहुँचेगी। अब देखिए यहाँ पर भी इसको 2 पाथ मिल रहे हैं। तो यहाँ से पहले इस पाथ की बात करते हैं। यहाँ से I धारा होके यहाँ पर भी धारा जो I1 जो धारा है यहाँ पर भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से जो इधर आएगी उसको अपन नाम दिया है IG। तो इस तार में कौन सी धारा बहेगी, IG, और यहाँ से जो धारा बहेगी, अब देखिए यहाँ से टोटल धारा I आ रही थी, तो इसमें से IG चली गई। तो I1 में से हम IG को माइनस करेंगे, तो जो धारा बहेगी वो B से C के बीच में बहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से I धारा आ रही है और I धारा में से IG धारा इस तार में आ गई है। तो अब I1 में से हम IG को माइनस कर देंगे, तो जो धारा बहेगी वो इस ओर बहेगी। ठीक है, इधर बहेगी। तो ये बात की थी हमने, I धारा यहाँ से यहाँ तक की। अब बात करते हैं I2। तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये। अब I2 की बात करेंगे तो ये धारा यहाँ से शुरू होती हुई इस प्रतिरोध R में जाती हुई नोड D पर आएगी। तो देखिए यहाँ से धारा I2 आ रही है और यहाँ से धारा IG आ रही है। तो इस नोड पर दोनों धारा मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से इधर आ रही है और यहाँ से इधर आ रही है। तो यहाँ से जो धारा दोनों मिलके इस तार के अंदर जो D से C की ओर बहेगी प्रतिरोध S में से होकर, तो यहाँ से जो दोनों धारा होगी ये I2 प्लस IG हो जाएगी, क्योंकि I2 धारा इधर से आ रही है और IG धारा इधर से आ रही है। इस प्रकार ये धारा यहाँ से और यहाँ आके नोड C पर I1 माइनस IG और I2 प्लस IG धारा मिल जाएगी, और टोटल मिलके यहाँ पर धारा हो जाएगी वापस I, और बैटरी से होती वापस इधर चलती रहेगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे तक। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे सिद्धांत के बाद आपको जस्ट चित्र यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है, फिर हम इसका सिद्धांत लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या बोल रहा है या ये सिद्धांत क्या कहता है। आप यहाँ सिद्धांत को हटा के नया टॉपिक का नाम डालिएगा, नामांकित चित्र। इसके बाद हम यहाँ चित्र बनाएंगे और चित्र के जस्ट बाद में हम बात करेंगे सिद्धांत की। तो अब हम बात करते हैं सिद्धांत की, और यहाँ पर हमने सिद्धांत का जो नोटिफिकेशन है वो हमने
लिखा है। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या बोलता है कि सेतु के संतुलन की स्थिति में, यानी कि जो हमारे पास व्हीटस्टोन जो सेतु है ये मान लो कि एक संतुलित अवस्था में है। तो लिखा है संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पास सेतु है वो संतुलन होगा तब किन्हीं दो संलग्न यानी कि लगातार भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष भुजा यानी कि जो बची हुई दो अन्य भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा था P/Q, यानी कि ये दो संलग्न भुजाओं का अनुपात ये किसके बराबर होगा, बची हुई दो अन्य भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात यानी R/S। तो देखिए यहाँ पर चित्र के अंदर कि हमने P/Q यानी कि दो संलग्न भुजाओं, एक भुजाएं और एक भुजाएं के प्रतिरोध का अनुपात वो किसके बराबर होगा, अन्य बची हुई दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात यानी R/S। ठीक है, इस दोनों भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर। ये हमको इस व्हीटस्टोन सेतु में प्रूफ करना है। तो इस प्रकार हमारे पास ये हमारा सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सूत्र की स्थापना। ठीक है, यानी कि जो सिद्धांत है इसको हम स्थापना करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा कि माना चार प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD के भुजाओं से जोड़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चार प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD ये मिलकर चतुर्भुज बन रहा है। हम इन चारों प्रतिरोध को चतुर्भुज ABCD की भुजा से जोड़ते हैं। आगे हमने लिखा है कि बिंदु A व C के मध्य में एक सेल E को जोड़ा। तो देखिए ये बिंदु A और बिंदु A और C के मध्य में एक सेल E को जोड़ा, यानी कि हमने एक बैटरी जोड़ा है। ठीक है, ये बिंदु A और बिंदु C के मध्य में एक सेल E को जोड़ा है। और आगे लिखा है फिर बिंदु B व D के मध्य धारामापी G को जोड़ा। तो देखिए चित्र के अंदर बिंदु B और बिंदु D के मध्य में एक धारामापी G को जोड़ा है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसे हमने यहाँ पर सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा है। आगे हमने लिखा है सेतु संतुलन की स्थिति में, यानी कि जो हमारे पास जो है कि सेतु है अगर ये संतुलित अवस्था में होगा तब संतुलन की स्थिति में धारामापी G से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारे पास जो सेतु है अगर संतुलित अवस्था में होगा तब जो धारामापी जो G जो है इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर इस चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी जब संतुलन की स्थिति में, तब Ig बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगी। यानी कि Ig जो है इस तार के अंदर या इस चालक के अंदर कोई भी प्रवाहित नहीं होगी तो Ig बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमने यहाँ लिखा है कि अर्थात Ig बराबर 0, यानी कि ये 0 होने के संतुलित अवस्था होने के बाद जो Ig जो चालक इस तार के अंदर बह रहा है ये 0 हो जाएगी संतुलित अवस्था में। और उसके बाद लिखा हमने कि किरचॉफ के धारा नियम से परिपथ के विभिन्न भागों में धारा सचित्र वर्णन की गई है। तो ये हमारे पास चित्र है, ये किरचॉफ के नियम के माध्यम से व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था में विभिन्न भागों में धारा का सचित्र हमने वर्णन किया है और धारा किधर और कैसे बह रही है ये हमने इससे पहले स्पष्ट किया था। तो हमने आगे लिखा है अतः बंद लूप ABCD में किरचॉफ के नियम से। तो हम किरचॉफ के नियम से कल जो हमने देखा था उसमें हमने एक बंद लूप की बात की थी। तो हमने यहाँ पर बंद लूप की बात कर रहे हैं ABDA में। ठीक है, सॉरी
यहाँ पर ए बी डी और ए आएगा, ठीक है, ए बी डी ए बंद लूप ये बन रहा है हमारे चित्र के अंदर। देखिए ए बी डी ए एक बंद लूप की हम बात कर रहे हैं। तो इस ए बी डी ए बंद लूप में किरचॉफ के नियम से, और किरचॉफ का नियम क्या बोलता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाले विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम था। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि बंद लूप में बहने वाली धारा और उसमें उपस्थित प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए बंद लूप हम ए बी डी ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर धारा I1 जा रही है P में, तो यहाँ पर एक बन जाएगा हमारे पास I1 इंटू P, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। अब धारा यहाँ से जो आगे बढ़ते हुई B नोट पर जाएगी, यहाँ से इस लूप की हम बात करें तो इधर आएगी, तो यहाँ से I तो कुछ धारा इधर चलेगी और IG धारा इधर आएगी, यहाँ से आती हुई ये नोड D पर आएगी और वापस यहाँ से इधर बिंदु A पर हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम एक बंद लूप की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगी I1 इंटू P और यहाँ से धारा इधर आएगी वो IG। अब देखिए यहाँ से धारा इधर आ रही और हम जा रहे बंद लूप के इस विपरीत धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा चल ऐसे रही है और हम यहाँ से शुरू होकर बिंदु या पॉइंट बी पर गए थे, यहाँ से हम पॉइंट डी पर आए, अब यहाँ से पॉइंट ए पर जाएंगे तो धारा के विपरीत चल रही है, इसलिए यहाँ पर I2 इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर धारा I2 है और प्रतिरोध R है, इन दोनों का गुणनफल, तो ये हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम इनका चिन्ह माइनस लेंगे। तो देखिएगा बंद लूप ए बी डी ए में किरचॉफ का नियम, तो देखिए I1 इंटू P प्लस IG माइनस I2 R, तो यहाँ से हम किरचॉफ के नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 P यहाँ से हम इधर आए बंद लूप IG हो तो प्लस में IG, क्योंकि उनका बीजगणित योग होता है, और यहाँ से बिंदु D के बाद हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि धारा इधर चल रही है और हम जा D से A की ओर, तो हम यहाँ लेंगे माइनस, और क्योंकि यहाँ पर धारा कौन सी है I2 है और प्रतिरोध कौन सा R है, तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी माइनस I2 इंटू आर और बराबर 0, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और जस्ट हमने अभी देखा था कि यदि सेतु जो संतुलन की अवस्था में होता है तब IG बराबर क्या होगा 0, तो हम यहाँ समीकरण 1 में IG की जगह 0 वैल्यू रख देंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर I1 इंटू P, ये तो हो जाएगा 0 माइनस I2 इंटू आर और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे माइनस है तो इस I2R को इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा ये I1 इंटू P इक्वल I2 इंटू आर, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये हमने बात की थी बंद लूप ABDA में। अब इसी प्रकार बंद लूप BCDB में, तो अब हमारे पास एक और यहाँ बंद लूप बन रहा है BCDB। इस बंद लूप की अब हम बात करेंगे BCDB में। तो पहले इस बंद लूप में भी हम धारा को समझ लेंगे कि धारा जब B नोड पर पहुंची तो IG तो यहाँ पर चला गया था इस चालक तार में। अब B से C की ओर जो धारा बह रही है वो I1 माइनस IG, क्योंकि यहाँ से धारा I1 आ रही थी, इसमें से IG इधर चली गई, तो इस चालक तार के अंदर I1 माइनस IG धारा बह रही है और यहाँ का प्रतिरोध Q है, तो यह यहाँ का जो धारा बन जाएगी वो I1 माइनस IG इंटू Q। और अब बात करते हैं यहाँ से के बाद बिंदु C के बाद से, क्योंकि हम यहाँ से इधर और इधर होके हम बिंदु B पर पहुँच रहे, तो यहाँ से C के बाद हम इधर जा रहे, लेकिन हमको पता है धारा का दिशा ये हो रहा है, लेकिन हम चल इसके विपरीत दिशा में रहे धारा के। तो देखिए यहाँ से धारा कितनी आ रही है, यहाँ से तो आ रही I2
और यहाँ से हो रही IG। तो इस D से C के बीच में जो धारा बह रही वो I2 प्लस IG, लेकिन हम इसके विपरीत दिशा में रहें और इसका प्रतिरोध यहाँ पर A से, तो यहाँ पर जो धारा बनेगी वो माइनस I2 प्लस IG इंटू एस, प्रतिरोध का उसमें गुणा करेंगे और फिर हम वापस D से बिंदु B पर पहुँचेंगे। तो धारा की दिशा इधर है और हम जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये बन जाएगा माइनस का IG बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का समीकरण बनेगा I1 माइनस IG इंटू में Q माइनस I2 प्लस IG इंटू में S और माइनस IG इक्वल में 0, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखिएगा इसको अब एक बार और समझेंगे हम चित्र के माध्यम से। तो I1 माइनस I2 कैसे आया था, तो देखिए I1 माइनस I2 यानी कि B से हम C पर और गए थे, तो यहाँ पर धारा कितनी बड़ी थी I1 माइनस IG, और इसमें धारा में गुणा करते हैं हम प्रतिरोध का, तो इसका गुणा किया हमने Q। अब C से D में, और यहाँ धारा बह रही है I2 प्लस IG, लेकिन यहाँ पर इनकी दिशा जो है विपरीत है धारा से, तो यहाँ पर माइनस लिया I2 प्लस IG इंटू एस, क्योंकि इसका प्रतिरोध एस है। अब बिंदु D से बिंदु B पर पहुँचेंगे, धारा बह रही इधर और हमको जाना है इसके विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर लेते हैं माइनस का IG बराबर में 0। और हम जानते हैं कि जो सेतु जो है संतुलन की अवस्था में जो IG जो रहता है वो बराबर हो जाता है 0 के, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में इस चालक तार के अंदर कोई भी धारा नहीं बहती, तो IG बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस IG की जगह और इस IG की जगह हम 0 मान पुट कर देंगे। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर साथ में हम Q का अंदर गुणा भी कर लेंगे, तो ये बनेगा I1 इंटू Q माइनस ये भी 0 हो गया, तो इसका गुणा सीधा इधर हो जाएगा I2 में, तो माइनस I2 इंटू में S, और ये तो 0 हो गया तो बराबर में 0, क्योंकि इस IG की जगह हमने यहाँ पर मान रखा 0 और इक्वल में 0 ये चल ही रहा था। अब ये माइनस है तो इसको हम उठा के इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो ये बनेगा I1 Q इक्वल I2 S, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। तो हम फाइनली लिख देंगे कि यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, जो P/Q इक्वल R/S होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। जय हिंद, जय भारत।